हेलो फ्रेंड्स, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका हमने प्रीएम्बल से रिलेटेड एक शॉर्ट बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवाया। उसके बाद में पार्ट 1 से पार्ट 5 का एक डिस्कशन और पार्ट 5 और 6 की एक कंपैरिजन टेबल हमने डिस्कस की। उसके बाद में ये पार्ट 1 से पार्ट 4A एक पेयर बनाना और पार्ट 5 से पार्ट 8 इसका एक पेयर अपने को बनाना है। इस पार्ट 8 के बाद में 9th पार्ट में हमने पंचायत के बारे में डिस्कस किया यहां पर, और 9A में म्यूनिसिपैलिटी और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 10th पार्ट में 244 से 244A SC/ST एरियाज। 11th पार्ट में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 245 से 263 रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन एंड स्टेट के बीच के जो रिलेशन है, इस पार्ट 11 में 2 चैप्टर हैं और पहला चैप्टर इसका ये है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कल की क्लास में डिस्कशन हमने किया था। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल स्टेट के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट 11 का सेक्शन 245 से लेके 250 तक लेजिस्लेटिव रिलेशन है। वो कल की क्लास लास्ट जो हमारा डिस्कशन था उसमें हमने डिस्कस किया। आज हम 256 से डिस्कशन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फ्रॉम आर्टिकल 256 टू 263। आर्टिकल 256 में है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन, राज्यों और संघ की बाध्यता। हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को डिस्कस करें, जैसे लेजिस्लेचर के बारे में कल हमने डिस्कस किया यहां पर, तो हमने इसका 7th शेड्यूल का तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट है जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिसमें 66 सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, और 249 से 253 एक्सेप्शनल आर्टिकल्स है, इनको भी डिस्कस किया। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं जिन पे पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकता है। अब ये है क्या? दरअसल लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, यानी हमारी पार्लियामेंट और हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, यानी राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद और यहां राज्यसभा, लोकसभा, इनके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो लॉ फॉर्मेशन किया जाता है, विधि बनाई जाती है, वो लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट कहलाएगा। संघ और राज्यों के बीच, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो 7th शेड्यूल का यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में दिया हुआ है, और यहां पार्ट 11 के चैप्टर 1 में दिया हुआ आर्टिकल 245 से 255 में। तो ये हो गया कि कौन लॉ बनाएगा। तो यूनियन के लिए हमारी पार्लियामेंट मींस लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी उस पर साइन करेंगे। स्टेट के लिए लॉ बनाएगा कौन बनाएगा? राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषद जिन 6 राज्यों में है, और राज्यपाल उस संबंधित राज्य का उस पर अनुमति देगा। ये हो गया लेजिस्लेटिव रिलेशंस, यानी इसके तहत लेजिस्लेशन का फॉर्मेशन होगा, विधान बनाया जाएगा, कानून बनाए जाएंगे। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी सेंट्रल स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है, इसके बारे में एक बार इसको मोटा मोटी समझ लो। मैंने यहां पे समझाने का प्रयास किया है। पंचायत स्तर से लेकर के और आगे तक का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि आपको इससे समझ में आ जाए। जैसे ये फॉर एग्जांपल है, यहां पे चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी स्टेट, जॉइंट सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, उसके बाद में यहां पर ये तहसीलदार और पटवारी, ग्राम सेवक, ये नीचे से लेके एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमारा रेवेन्यू का भी इस तरह से बना हुआ है, क्रिमिनल मामलों का भी ऐसा है, सिविल का भी ऐसा है। अगर हम यही जुडिशरी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जुडिशरी का, तो ऊपर ही ऊपर टॉप पे हम बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस का बनाएंगे आर्टिकल 124 से 147, और हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस का हम बनाएंगे, इस 1 को बीच में ले लेंगे, 214 से लेकर के और 232,
सबऑर्डिनेट जुडिशरी का हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 233 से 237, ये हम इसका सबऑर्डिनेट जुडिशरी का बनाएंगे। यानी जुडिशरी का बनाना हो तो इसका ये प्रकार है, और एडमिनिस्ट्रेशन का बनाना हो तो इसका ये प्रकार है, रेवेन्यू का बनाना हो तो इसका अलग प्रकार है, और फिर जुडिशरी में भी सिविल क्रिमिनल का भी यही होगा। तो ये एक समझाने के लिए है कि कोई स्टूडेंट जो नया नया हो, अभी पढ़ रहा है या जिसने पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि प्रिपरेशन में सारे तरह के स्टूडेंट आते हैं, कुछ बिल्कुल एकदम न्यू होते हैं जिनको स्टार्टिंग से समझाना होता है भाई एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, जुडिशरी किसको कहते हैं, लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसलिए हम बेसिक से ही चीजें समझाते हैं, और आपको बेसिक से समझते हुए आगे बढ़ना है। आपको कितनी अच्छी जानकारी है ये बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं है उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, इस बात का ध्यान रहे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है। अब फिर इसमें राज्यों के राज्यपाल भी आ जाएंगे, राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, प्रधानमंत्री और केंद्र के मंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री, वो सारा इस एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो ये हमारा देश का, जैसे लेजिस्लेचर के लिए मैंने अभी आपको बताया, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, वो लेजिस्लेचर, ये एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ये आज हम आर्टिकल 255 यहां से डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 255 से। जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था इसका लेजिस्लेटिव रिलेशन, ऐसे आज हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन इसका है आर्टिकल 256, ये आर्टिकल 256, 257, 258, 259, 260, किसी का ए बी है तो ऐड कर लेंगे बाद में, एक बार मैं ऐसे सीक्वेंस में लिख रहा हूं, 262 और 263। इन आर्टिकल्स के तहत हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा सेंट्रल स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। पहला आर्टिकल 256, ये देखिए 256 में क्या दिया हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और नेशनल, जो नेशनल लेवल पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए चीफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जॉइंट सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक, ये सारे एक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक का हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। 256 ओब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन, राज्यों की और संघ की बाध्यता। अब राज्यों की और संघ की क्या बाध्यता है, यानी जो कार्यपालिका के कार्य सेंटर को करने हैं वो सेंटर की लाइबिलिटी है कि उनको वो फुलफिल करे, और जो स्टेट को करने हैं वो स्टेट की लाइबिलिटी है वो उनको ओबे करे। इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए हमें आगे का डिस्कशन करना है। यहां पर देखिए 256, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट, एक चीज ध्यान रखना है, आर्टिकल 52 और 53 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में होगा। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, हम एग्जीक्यूटिव को डिस्कस कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव क्या है ये बताने के बाद में मैं चाहता हूं ये एग्जीक्यूटिव पावर भी एक बार देख लो। जैसे हमने पहले कंपैरिजन टेबल डिस्कस की थी, ऐसे ही यहां पर एक बार मैं आपको ब्रीफली इस चीज को बता देता हूं। ये रहा, यहां पर 52 में, आर्टिकल 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, या 153 में है राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये तो इनकी पोस्ट की बात की गई। 53 में है
राष्ट्रपति देश का एग्जीक्यूटिव हेड होगा, नेशन के एग्जीक्यूटिव हेड होंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 154 में गवर्नर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड होंगे स्टेट के, ये ध्यान रखना। तो ये 154 रिगार्डिंग गवर्नर स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है, और 53 रिगार्डिंग प्रेसिडेंट यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव हेड की बात करता है। आज हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये एग्जीक्यूटिव पावर है, इनको कैसे एक्सरसाइज करना, ये थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ये ध्यान रहे। इसमें लिखा हुआ राष्ट्रपति स्वयं या राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, वो अधीनस्थ अधिकारी ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कहलाते हैं, ये ध्यान में रखना। वो अधीनस्थ अधिकारी ही पुलिस अधिकारी कहलाते हैं। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IAS, RAS ये वाले अथॉरिटी के ऑफिसर्स होते हैं। इसको हमें ध्यान में रखते हुए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। The 256 obligation of state and the union, the executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by parliament, and any executive laws which apply in that state, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. Part 11 Chapter 2 Administrative Relations का, इसमें प्रोविजन किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का। ये जो हमारा चैप्टर 2 है, इसमें 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता, यहां पर आर्टिकल ये 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता, इसमें प्रोविजन किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू होती हैं अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। कहने का मतलब है सेंटर और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चलाया जाएगा, स्पेशली स्टेट का, जिससे सेंटर के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं वो यानी सेंट्रल लॉ, और स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं वो स्टेट लॉ, उन सब को प्रॉपर तरीके से ओबे किया जाए। उनकी अनुपालना करते हुए हमको प्रशासन चलाना है। मन मर्जी से नहीं, आर्बिट्रेरीनेस से नहीं चलेगा, एज पर लॉ चलेगा, ऐसा आर्टिकल 256 कहता है। 257 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। राज्य संघ पर कैसे नियंत्रण करता है, संघ राज्यों पे कैसे नियंत्रण, ये चेक एंड बैलेंस है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है हमारे। एक ये मेरे को मैप ऐसे पूरा नहीं बनाना आता अच्छे से, फिर भी मैं ऐसे से प्रयास करता हूं कि आपको समझाया जा सके। इस तरह का सा एक मैप जैसा बनाने का कोशिश कर रहा हूं। फिर ये अपने इधर के जो स्टेट हैं इनको यूं बनाते हुए ऐसे लेके जाता हूं एक बार, शायद इस तरह का सा अपना मैप है। फिर यही अगर राजस्थान का मैप बनेगा तो ऐसा सा एक मैप बनता है। वो मैप तो मैप के हिसाब से होगा, मेरे को ऐसे ही थोड़ा सा जितना सा यूं ध्यान में आता है एक बार ऐसे बनाता हूं। ये इंडिया है, ये तो एक प्रकार से अखंड भारत से लगने लगे, लेकिन अखंड भारत और भी बड़ा होता है। तो ये है इंडिया, यानी यूनियन, यानी संघ। ये है राज्य, राज्य यानी स्टेट। बस ये एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें देश भर का शासन चलाना है तो इसके अनुसार जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं उसके अनुसार राज्य का शासन चलाना है, तो राज्य की जो विधियां हैं उनको भी पालन करना पड़ेगा, केंद्र को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सेंटर ओबे नहीं करेगा और स्टेट ओबे करेगा, सब ओबे करेंगे। तो एक हमारा भारत संघ हो गया। राजस्थान जैसे भारत में
28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम यहां पर इसमें करेंगे। पार्ट 8 स्पेशली रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी, मैं इसको यहां लिख देता हूं पार्ट 8। यहां इसका ओवरऑल प्रोविजन किया गया पार्ट 8 में कि यूटी मीन्स क्या है, और यहां पर यह है हमारा पार्ट 6 स्टेट, और यह है हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट 5 द यूनियन। इसको विशेष ध्यान देना है। तो यह हमारा पार्ट 5 की बात करता है, पार्ट 5 बात करता है द यूनियन। पार्ट 6 बात कर रहा है स्टेट की, जो ये 28 स्टेट हैं, जैसे ये राजस्थान फॉर एग्जांपल बनाया। और पार्ट 8 हमारा बात करता है 8 यूनियन टेरिटरीज की, जो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अलग अलग। इसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं इन स्टेट का और इन 8 यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना है, ये भी और सेंटर भी इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ये ऐसा नहीं कि स्टेट के लिए तो ऑब्लिगेशन है और यूनियन का कोई राइट नहीं बनता। यूनियन के अपने काम है, उनको उस हिसाब से कार्य करना। ये मैंने ऐसे ही बनाया, कोई ऐसा मत सोचना कि भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर दी हो जैसा चाइना करता है। मैंने छेड़छाड़ नहीं करी, मेरे से नक्शा बनता नहीं है, मैं चित्रकार नहीं हूं, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा फॉर एग्जाम्पल बनाया है। इसको अपने को ध्यान में रखना है। 257 क्लोज 1 यानी सेंट्रल स्टेट पे कैसे कंट्रोल करेगा। जैसे ये एक स्टेट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या ये 28 स्टेट हैं, इस पे हमारा सेंटर कैसे कंट्रोल करेगा, इसके बारे में एक बार देखिए। ये देखिए, ये कैसे कंट्रोल करेगा, थ्रू लॉ। और उसके बारे में लॉ कौन सा है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। 257 क्लोज 1, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पेड और प्रीजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द union shall extend to giving of such direction to as a state as may appear to the government of India to be necessary for purpose। आर्टिकल 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, यानी राज्यों पर संघ का नियंत्रण, इस यूनियन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहां पर इसको इंडिया, या हम इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या द यूनियन भी कहते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इसको हम द यूनियन भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन या संघ ये राज्यों पर नियंत्रण कैसे रखेगा, उसके बारे में क्लोज 1 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसा निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। कहने का मतलब है राज्य अपना शासन चलाएं, लेकिन जो डायरेक्शन केंद्र दे वो राज्यों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं सेंट्रल डायरेक्शन दे रहा और स्टेट मान ही नहीं रहा, जैसे ममता बनर्जी करती है। तो इसमें एक बार देखो आर्टिकल 256 वाली सिचुएशन हो जाएगी। एक बार 356 निकालिए आप, 356, 256 और 356 दोनों देख लो। पहले 356 देखो, 356 में है प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा 356 के अनुसार। तो यहां पर
356 के साथ एक बार 365 और देख लो। 356 आपने 356 देख लिया तो 365 भी देख लो। 365 में प्रोविजन किया गया है, इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। संघ के द्वारा या संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव क्या होगा। यही बात यहां की गई कि राज्य अपना शासन चलाएं, ऐसे चलाएं कि सेंटर जब डायरेक्शन दे तो उसको माने, ये स्टेट की बाध्यता होगी, ऐसे सेंटर स्टेट पे कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसके बाद में है इसका क्लोज टू, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल ऑल्सो एक्सटेंड टू गिविंग of direction to a state as to the construction and maintenance of means of communication declared in the direction of to be of national और military importance। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक होगा। इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। एक मिनट, तो ये इसमें प्रोविजन किया गया है कि ये जो डायरेक्शन देगा सेंटर स्टेट को, इनके बारे में हमने यहां पर प्रोविजन किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक भी होगा जिसका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना या उस निर्देश में घोषित किया जाएगा। यानी सेंट्रल स्टेट को डायरेक्शन देगा कि राज्यों में जितनी भी टेलीफोन लाइनें, पहले टेलीफोन लाइनें होती थी, अब जमाना बदल गया, तकनीकी बदल गई, तो अब क्या हो गया, मोबाइल टावर आ गए। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि इनको नष्ट नहीं किया जाए। देखो हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, अभी थोड़ा सा इंडिगो वालों ने बदमाशी करी, थोड़ी सी इंडिगो फ्लाइट वालों ने, तो देश भर में अफरा तफरी मच गई, कितनी फ्लाइटें कैंसिल हो गई, अस्त व्यस्त हो गया सारा मामला। इंडिगो वाले को बुला करके यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि तुम्हारी फ्लाइट 20% कटौती करेंगे हम, तो हाथ जोड़ने लगे, यानी गलती हो गई। तो यानी सेंटर और स्टेट के कॉम्बिनेशन से चलेगा, लड़ाई झगड़े से नहीं चलेगा। सेंटर के लिस्ट में आने वाले जितनी चीजें उनको हम सबको कट कर देंगे तो देश नहीं चल सकता। इसलिए स्टेट में ही सेंटर का आर्मी बेस भी होगा, रेलवे लाइन भी होगी, टेलीफोन की लाइनें भी होंगी, नेशनल हाईवेज, वाटरवेज, सारी चीजें होंगी। तो इनको अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो देश नहीं चल सकता। इसलिए इसमें कहा गया कि जो ऐसे संचार के साधन है, कम्युनिकेशन के जो प्रकार हैं, वो अपनी जगह बने रहेंगे। ये हो गया 257 का क्लोज 2। इसमें एक प्रोविजो दे रखा है क्लोज 2 में, provided that nothing in this clause shall to taken as restricting the power of parliament to declare highways and waterways to be national highways and national waterways, or the power of the union with respect to the highways and waterways so declared, of the power of the union to construct and maintain means of communication as part of its function with respect to naval, military and air force। 257 के क्लोज 2 के प्रोविजो में प्रोविजन किया गया कि इस खंड की कोई बात, ये खंड कौन सा है, पार्ट कौन सा है, 11 पार्ट, इस खंड की कोई बात किसी राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, जल मार्ग, वाटरवेज हमारे यहां तो नहीं है, लेकिन जहां पानी और नदियां अच्छे से बहती हैं उसको वाटरवेज किया गया ताकि उधर से भी सामान का, यात्रियों का आवागमन हो सके। पहले तो एकमात्र वे ऑफ कम्युनिकेशन होता था एक देश से दूसरे देश के बीच में, अब तकनीकी बदल गई, अब एरोप्लेन्स आ गए। पहले तो पानी से ही जाते थे। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए गए तो पानी के जहाज से गए। उसी में वो प्रसंग आता, जमशेदजी टाटा को उन्होंने कहा जापान से मशीनें मत खरीदो, टेक्नोलॉजी खरीदो, तो उसमें समय ज्यादा लगता था। तो ऐसे कोई वाटरवेज जैसे बनारस से लेकर के कानपुर तक का, या बनारस से लेके इधर आगे का पश्चिमी बंगाल वाली इस साइड, इस जगह को वाटरवेज डिक्लेयर किया। ऐसे जितने भी नेशनल वाटरवेज हैं, या कावेरी रिवर में ऐसा हो, या बाकी और हमारे देश की ऐसी किसी भी नदियों में हो जिसको हम वाटरवेज डिक्लेयर कर दें और नेशनल हाईवेज डिक्लेयर कर दें,
ऐसा संसद ने घोषित किया हो। हमारे दो तरह के हाईवे, एक स्टेट हाईवे होता है, एक नेशनल हाईवे होता है। तो ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं और नेशनल वाटरवे जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग कहते हैं, ऐसा संसद ने घोषित किया है और यह घोषित करने का पावर संसद के पास में है। ऐसे संघ की शक्ति को अथवा सेना, नौसेना, वायुसेना के संकर्म विषय कृत्यों के भाग रूप में संचार साधनों के निर्माण बनाए रखने की संघ की शक्ति को निर्बाधित करने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी ऐसा कोई पावर दे दिया स्टेटवेज, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और वाटरवेज का, तो इसमें आर्मी के जो कम्युनिकेशन के लिए जो चीजें चाहिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, वो अपनी जगह एज सच रहेंगी। भाई उन सड़कों से, जैसे आप कभी भी देखना बॉर्डर एरिया में सड़कें हमेशा बहुत अच्छी मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आर्मी को तुरंत इधर से उधर मूव करना होता है, तो वहां पे ये खड्डे वाली सड़कें काम नहीं देती हैं। तो यानी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करके रखना और उसको स्टेट को, सेंटर के डायरेक्शन को ओबे करना है, ऐसा क्लॉज 2 और इसके प्रोविजन में कहा गया। क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 257, the executive power of the union shall also extend to giving of directions to a state as to the measures to be taken for the protection of the railways within the state। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निर्देश देने तक का भी होगा। जैसे वाटरवेज और नेशनल हाईवेज है, ऐसे क्लॉज 3 में कहा कि रेलवे की जो लाइन है उनको भी स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, ये सेंटर के डायरेक्शन को ओबे करेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आर्टिकल 257 का क्लोज 4 है, वेयर इन कैरिंग आउट एनी डायरेक्शन गिवन टू ए स्टेट अंडर क्लोज 2 एज टू द कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और अंडर क्लोज 3 एज टू द measures to be taken for the protection of any railways cost have, costs यानी जो हमारे बंदरगाह वगैरह पोर्ट हैं, रेलवे और बंदरगाह, have been incurred in excess of those which would have been incurred in the discharge of the normal duties of the state if such direction had not been given, there shall be paid by the government of India to the state such sum as may be agreed or in default of agreement as may be determined by an arbitrator appointed by Chief Justice of India। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा आर्बिट्रेटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्स्ट्रा कॉस्ट सो इनक्योर्ड सो बाय द स्टेट। अब इसको देखिएगा, सो इनक्योर्ड बाय द स्टेट। आर्टिकल 257 का क्लोज 4 है, जहां खंड 2 के अधीन संचार के साधनों का निर्माण और बनाए रखने के बारे में अथवा खंड 3 के अधीन किसी रेल के संरक्षण के लिए किए गए उपायों के बारे में किसी राज्य को दिए गए निर्देश के पालन में उस खर्च से अधिक खर्च हो गया है जो यदि ऐसा निर्देश दिया गया होता तो राज्य के प्रसामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च होता, वहां उस राज्य के द्वारा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार के द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का जो करार पाए जाए और करार के अभाव में ऐसी राशि का जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा नियुक्त मध्यस्थम अवधारित करे संदाय करेगा। इसका फॉर एग्जांपल समझिए क्लोज 4 को। 257 का जो क्लोज 4 है, इस 257 का क्लोज 4 यहां पे देखिए। 257 का क्लोज 4 किस बात को कहता है? 257 का क्लोज 4 कहता है कि अगर स्टेट के अंदर कोई रेलवे है या और कोई नेशनल हाईवेज या वाटरवेज है, इनकी सिक्योरिटी के लिए लगाया गया। अभी तो रेलवे में अंडरपास बना दिए गए देश भर में। पहले अपने स्टेट ऑफ राजस्थान में यह देखने को मिला, जितने भी रेलवे के क्रॉसिंग है जहां पर कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है, वहां पे एक एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगा दी है। पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। उस पुलिस वाले को लगाने में जो खर्चा आया है पूरे स्टेट में जो खर्चा आया है, वो सारा खर्चा कौन देगा? रेलवे अथॉरिटी देगा, मींस केंद्र सरकार देगी। या तो जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि हम इस रेलवे की सिक्योरिटी के लिए इतना पैसा देंगे,
या फिर नहीं लिखा गया एग्रीमेंट में तो इतना खर्चा आता है ऐसा मान के कर लेंगे। इस बात में कोई डिस्प्यूट है, जो खर्चा दे रहे हैं और जो खर्चा लेने वाली अथॉरिटी है वो कहती है कि हमें कम दिया गया, अगर विवाद हो गया तो इसके लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि इस विवाद का हल निकाल सके। ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेंटर और स्टेट के बीच में इस तरह का आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, तो उसको कौन अपॉइंट करेगा? हु विल बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इसमें दिया और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें बच्चे कर कहते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये गलत लिख के आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद में 257A, ये इसका रिपील्ड है। 258, पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर पावर्स एटसेट्रा ऑन स्टेट इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, यानी कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। यहां पर यूनियन है वो स्टेट को पावर दे रहा है, इसको और एम्पावर्ड कर रहा है। कैसे कर रहा है ये देखिएगा 258 में, आर्टिकल 258, दिस वन 258 में क्लोज 1, notwithstanding anything in this construction, the president may, with the consent of the government of a state interest, either conditionally or unconditionally to that government or to its officers, functions in relation to any matter to which the executive power of the union extends. अनुच्छेद 258 में प्रावधान किया गया कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, यानी संघ कहता है भाई ये काम राज्य को, इधर देखिए, संघ राज्य को कहता है कि ये काम आप करिए, यानी वो काम सेंटर को करना था, फिर भी सेंटर स्टेट को देता है, ये पावर डेलीगेट करता है। तो उसके बारे में है 258 का क्लोज 1। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से, जबरदस्ती नहीं थोपेगा, गवर्नमेंट का कंसेंट लेगा, स्टेट गवर्नमेंट का सहमति से उस राज्य को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय के से संबंधित कृत्यों जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। फ्री फंड में नहीं सौंपेगा, पैसे देगा। जैसे आप हमारा रेलवे की सुरक्षा कर दो, ये कार्य हो गया, रेलवे का था, स्टेट को दिया, या आप रेवेन्यू कलेक्शन कर दो, ऐसे कोई कार्य हैं तो वो सेंटर स्टेट को बोल सकता है, उसके लिए वही उसको पैसा देगा, और पैसे में विवाद हो गया तो वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। ये जनरल प्रोविजन है, ध्यान रखना। क्लोज 2, आर्टिकल 258 का इसमें भी एग्जाम में सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दिनों, ये न्यू ट्रेंड है एग्जाम्स का, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। 258 का क्लोज 2 है, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट which applies in any state may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the legislature of the state has no power to make laws, confer powers and impose duties or authorities, the conferring of power and the imposition of duties upon the state or officers and authorities thereof। संसद के द्वारा बनाई गई विधि जो किसी राज्य को लागू होती है ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी जिसके बारे में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है। किसको शक्ति है? संघ को, यूनियन को है। आर्टिकल 258 का क्लोज 2 स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। संसद द्वारा बनाई गई विधि जो किसी राज्य को लागू होती है ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य का विधानमंडल विधि नहीं बना सकता। सीधी सी बात है, 7 शेड्यूल का यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। उसे राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगी। कौन कर सकेगी? यूनियन। और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा। कौन? संसद। ये पार्लियामेंट का पास पावर है कि ऐसे, देखो यहां पर ये यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं हमने डिस्कस किया, ये यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, ये यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा?
पार्लियामेंट। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य करने का स्टेट को दिया जाता है, पावर डेलीगेट किया जाता है जो स्टेट को सामान्यतः पावर नहीं होता है, तो फिर स्टेट की सहमति से पार्लियामेंट ऐसा इनको ऑथराइज करती है, तो राष्ट्रपति जी राज्य की सहमति से वो कार्य उनको दे सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 258 का क्लोज 2 हमने डिस्कस किया। क्लोज 3 वेयर बाई, अब अगला जो इससे 259 है वो इससे उल्टा आएगा, राज्य सेंटर को कहेंगे। अभी सेंटर राज्यों को कह रहा है कि भाई आप ये काम करिए। जैसे कोरोना आ गया, एकदम से फैल गई महामारी, तो अब उसमें बहुत सारे काम है जिनको सेंटर स्टेट को रिक्वेस्ट कर सकता है भाई आप ये काम करिए। वैक्सीनेशन मान लो, मैन्युफैक्चरिंग का काम सेंटर का है, लेकिन स्टेट में कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो ऐसा कर सकती हैं, तो उनको भी दिया जा सकता है। युद्ध हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ऐसे मामलों में एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा किया जाता है, नॉर्मल सिचुएशन में सब अपना अपना काम करते हैं। 258 का क्लोज 3 है, वेयर बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल पावर्स एंड ड्यूटीज हैव बीन कन्फर्ड और इम्पोज अपॉन ए स्टेट ऑफ ऑफिसर्स or authorities thereof, there shall be paid by the government of India to the state such sum as may be agreed or in default of agreement as may be determined by an arbitrator। वही सेम वो की वही बात जो अभी कुलदीप अभी हमने डिस्कस किया था 256 में, वही सेम बात यहाँ 258 में भी दे रखी है। हमने 256 के क्लोज 4 में डिस्कस किया था, वही बात यहाँ 258 के क्लोज 3 में भी दे रखी है। तो इसको देखिए, डिफॉल्ट ऑफ एग्रीमेंट may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India in respect to any extra costs of administration incurred by the state in connection with the exercise of those power and duties। ये इसमें प्रोविजन किया गया है 258 का खंड 3 में, जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उसके प्राधिकारियों या अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई है या उन पर कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, वहां उन कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में राज्य के द्वारा राज्य के द्वारा जो प्रशासन किया जाता है उसमें जो अतिरिक्त खर्चों के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि को जो करार पाई जाती है या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा नियुक्त मध्यस्थम अवधारित करे संदाय किया जाएगा। यानी सेंटर ने स्टेट को कह दिया कि आप ये काम करिए। जैसे मैंने अभी बताया रेलवे की सुरक्षा में पेंसिल होते एक बार देना, जो रेलवे की सुरक्षा का काम आप करेंगे ऐसा कह दिया। देखो इधर आगे वाली, हाँ वो दे दो कि आप रेलवे के जो क्रॉसिंग हैं इन पे सिक्योरिटी लगाएंगे, यानी पुलिस लगाएंगे। पुलिस हमारी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो आप एक काम करिए, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। पहले निकालो आर्टिकल 257 का क्लोज 4। 257 का क्लोज 4 निकालो और इसकी लास्ट की 4 लाइनें हिंदी इंग्लिश में कोई सी भी हो, इनको अंडरलाइन कर लो आप यहां से। भारत सरकार द्वारा यहां से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां से लास्ट की 4-5 लाइनें आप अंडरलाइन कर लो और अंडरलाइन करके लिख लो आर्टिकल 2, ये हम इसको 256 में लिख रहे हैं, आप लिखो इसके साथ में 258 का क्लोज 3, ठीक है। क्लोज 4 में लिखनी है 257 के क्लोज 4 में लिखनी है 258 क्लोज 3, है ना। 257 के क्लोज 4 में लिखना है 258 का क्लोज 3 और 258 क्लोज 3 में लिख लो 257 क्लोज 4। इनको भी लास्ट वाली 4-5 लाइन इनको अंडरलाइन कर लो। ये इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। ये आर्बिट्रेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। आप लिख लो आर्टिकल 257 क्लोज 4, इससे अपने ध्यान में रह जाएगा ये। तो इनमें
ऐसे कार्य करने के लिए 258 में है कि ऐसा कार्य जो सेंटर का है, मींस यूनियन लिस्ट का है, वो स्टेट को करने के लिए कहा गया, तो उसके लिए सेंटर स्टेट को पैसा देगा। सीधी सरल भाषा में वो पैसा कम दिया या ज्यादा दिया, इस बात का डिस्प्यूट होने पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, और वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस बात को ध्यान में रखना है। ये आर्टिकल 258 के बाद में 258A पावर ऑफ द स्टेट, अब ये उल्टा हो रहा है, 258 का उल्टा है 258A में। यहां पर 258 में सेंट्रल स्टेट को कह रहा था कि आप हमारे लिए कार्य करिए, यहां पे स्टेट कह रहा है, वहां पे तो सेंट्रल स्टेट को कह रहा था, और यहां स्टेट सेंटर को कहेगा कि आप हमारे लिए ये कार्य करिए। देखिए 258A में प्रोविजन किया गया है पावर ऑफ द स्टेट टू एंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन। संघ के को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। राज्य कहते भाई ये काम हमसे नहीं हो रहा, हमारे बस की बात नहीं है, इस काम को आप करिए, तो सेंटर यहां मना नहीं कर सकता, उसको वो फंक्शन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा स्टेट ने रिक्वेस्ट कर लिया, अब सेंटर बच नहीं सकता, और सेंटर ने कह दिया तो स्टेट बच नहीं सकता। ये संवैधानिक बाध्यताएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, ये उनको फुलफिल करने पड़ेंगे। 258A देखिएगा, नॉटविथस्टैंडिंग anything in this constitution the governor of a state may with the consent of the government of India। जब सेंटर कह रहा है तब भी वो स्टेट की कंसेंट से कर रहा है, यहां पे स्टेट सेंटर को दे रहा है तो भी स्टेट का गवर्नर सेंटर की कंसेंट ले रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट आइदर कंडीशनली और अनकंडीशनली टू दैट गवर्नमेंट और टू इट्स ऑफिसर्स फंक्शंस इन रिलेशन टू एनी मैटर टू which the executive power of the state extends। हिंदी में देखिए 258 क को, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्यों जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब ये जब भी ऐसी चीजें आए तो मैंने जैसा आज के डिस्कशन के स्टार्टिंग में बताया, ये लेजिस्लेटिव रिलेशन को हम सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन को कैसे देखेंगे। नेशनल लेवल पे हमारी पार्लियामेंट जिसमें हमारी राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, स्टेट लेवल पे हमारे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, मींस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, ये हमारा लेजिस्लेचर हो गया। ऐसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेंगे, ये सारा भले ही चाहे वो लेजिस्लेटिव हो भले ही एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसको आपको भूलना नहीं है। सारा बाइफर्गेशन पावर्स का यहीं से हो रहा है। 7th शेड्यूल की ये तीनों लिस्ट ध्यान में रखनी है। यूनियन लिस्ट के 97 सब्जेक्ट है जिन पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट के 66 सब्जेक्ट हैं जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा एक्सेप्ट दीज 4-5 आर्टिकल्स, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं जिन पे पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। इनके बारे में ये जैसे लेजिस्लेशन पावर्स हैं इसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसके चैप्टर 2 में दे रखे हैं, जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। 258 तक का डिस्कशन हमने किया। 259 आर्टिकल 259 में प्रोविजन किया गया है, 259 इसका रिपील्ड है। 260 में प्रोविजन किया गया। कई बार ये पूछ लेते हैं कि 259 किसका है, तो ये बी कैटेगरी के स्टेट पहले हुआ करते थे। जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूं कि अपने देखते देखते अपने जीवन काल में भारत में यूनियन टेरिटरी नाम की चीज हट जाएगी। अभी 8 यूटी बची है, 8 यूटी हट जाएंगी। ऐसे संविधान बना था तब यूनियन टेरिटरी अपनी जगह था, बी कैटेगरी के स्टेट अपनी जगह थे। अब बी कैटेगरी स्टेट हट गया। अब हमें कोई पूछे बी कैटेगरी स्टेट तो हम पूछेंगे अगले को क्या होता क्या ये बी कैटेगरी स्टेट। ये 1956 में ही हटा दिया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बारे में था 59। अब इसके बाद में है
ये 7th अमेंडमेंट से 1956 में ये 259 हट गया। इसके जो हट गया उसको इस तरह से इंडिकेट कर दिया करो, और ऐसा करके 7 करके 1956 यानी 7th अमेंडमेंट से 1956 में हट गया। 260 में प्रोविजन किया गया है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनियन इन रिलेशन टू द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता। भारत के बाहर का राज्य क्षेत्र कौन सा होता है? अंकित, कुलदीप, रीना, इधर देखो। भारत के बाहर का राज्य क्षेत्र कौन सा होता है? जैसे ये भारत है, इसमें 28 राज्य, ऐसे राजस्थान जैसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारत, इसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पार्ट 5 में दे रखा है। हमने पार्ट 5 फ्रॉम आर्टिकल 52 से 151 में डिस्कस किया, पार्ट 5 में। और 6th में जो स्टेट के बारे में है, पार्ट 6 आर्टिकल 152 से 237 में, ये हमने 28 स्टेट के बारे में डिस्कस किया। और आर्टिकल 237 तक 6 पार्ट हो गया। 7 पार्ट में एक आर्टिकल 238 हुआ करता था, वो 7th अमेंडमेंट से 1956 में हट गया। और 8 पार्ट है वो यूटी का, यूनियन टेरिटरीज का। 8 यूटी हमारी हैं। अभी मैंने कहा कि कुछ समय बाद हमको देखने को मिलेगा कि यूटी भी नहीं है, सारे स्टेट ही है। तो ऐसा इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा वो अकॉर्डिंग टू पार्ट 5 यूनियन ऑफ इंडिया, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा, इसके बारे में हम, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस 260 में बता रखा कि भारत से बाहर, तो भारत से बाहर यानी क्या? हम यहां बात किसकी कर रहे हैं? भारत की। तो भारत में क्या क्या आता है? यूनियन ऑफ, इसमें इंडियन ज्यूरिसडिक्शन या इंडियन टेरिटरी में क्या क्या आता है? इधर इंडियन टेरिटरी या इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में आता है 28 स्टेट, 8 यूटी, ऑल एरोप्लेन, सबमरीन और शिप रजिस्टर्ड इन इंडिया, ऑल एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस, जो इंडियन एम्बेसी और हाई कमीशन, ये सारा इस यूनियन ऑफ इंडिया में आता है। क्या इसके अलावा भी भारत सरकार कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन या आदेश दे सकती है क्या? यस, दे सकती है। कब? जब कोई दूसरा देश इससे रिक्वेस्ट करे। तो अभी किसी ने कर रखा है क्या? हाँ, कर रखा है, भूटान ने कर रखा है। भूटान की सिक्योरिटी को हम देखते हैं, मीन्स भारत देखता है। वहां का हेल्थ और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट, आज नेट पे सर्च करना, भूटान की किन किन चीजों को भारत देखता है। अगर भारत भूटान की सिक्योरिटी को नहीं देखता तो तिब्बत की तरह चाइना कब का ही उसको कब्जा कर चुका होता। यही थोड़ा सा गलती तिब्बत से हो गई, वो पहले भारत से सुरक्षा मांग लेता तो आज तिब्बत भी भूटान की तरह एक इंडिपेंडेंट नेशन होता। तो ऐसे मांग लिया कोई देश जिससे संभल नहीं रही हो, वहां की न्यायपालिका, वहां की कार्यपालिका, वहां की विधायिका, वो कहेगा साहब हमारे लिए थोड़ा सा ये काम आप देखो, सिक्योरिटी इसको आप देखो, तो उसको भी देश देख सकता है। इसके बारे में लिख लो इसके साथ 260 के साथ। फॉर एग्जाम्पल भूटान, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी टेरिटरी नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडरटेकन एनी एग्जीक्यूटिव, क्या क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी फंक्शंस, तीनों की बात करता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों की जुडिशियल फंक्शंस vested in the government of such territory, but every such government shall be subject to and governed by any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force। अनुच्छेद 260 में प्रावधान किया गया कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता, भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार से जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है, जैसे भूटान, करार करके ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालिका, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किंतु प्रत्येक ऐसी करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा। कहने का मतलब है ऐसा जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा, जैसे भूटान से भारत सरकार ने कर रखा है, वो इंटरनेशनल लॉज के तहत होगा, इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, वो उनके लिए है जो मानेगा। ऐसा कहते हैं ना, इंटरनेशनल लॉ इज वीक लॉ या नॉट लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून कोई कानून नहीं है,
जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस है। चाइना ने कई सारी जगह को कब्जा कर रखा, हमारा भी अक्सर चाइना पूरा दबा रखा है। इधर वाले को हम नक्शे में दिखाते हैं, इतना सा कश्मीर हमारे पास मुश्किल से है, इधर वाला पीओके खा गया, इतना सा मुश्किल से है। हमने इसका प्रस्ताव पास कर रखा कि हम इसको लेकर रहेंगे। ऐसे ताइवान को भी ऐसे ही दुखी कर रखा है इसने, चाइना ने। इस तरह के उसका नेबरिंग भूटान को तो नहीं, क्योंकि भारत सुरक्षा देखता है, तिब्बत को तो पूरा निगल ही गया। तो ऐसे जो किसी का आप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, किसी का लेजिस्लेशन या जुडिशरी की हेल्प करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कब्जा कर लेंगे। इंटरनेशनल लॉज के तहत करना यह तो होता है लॉ, और इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है, कोई माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो वो कब्जा कर लेंगे, कब्जा कर ही लेंगे, जैसे कर लिया। एक बार ताइवान आने के लिए अमेरिका की उस समय की सेनेट की वो सेक्रेटरी थी, उसने कहा मैं जाऊंगी। तो चाइना ने कह दिया अगर आएगी तो हवा में ही उड़ा देंगे, धमकी दी। अगर मिसेल आई, उसका नाम मिसेल था, मिसेल को हवा में ही उड़ा देंगे हम। ऐसा तगड़ा फॉर्मेशन करके और परमाणु बमों से लेस करके, उसका प्लेन का फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, ऐसा करके जो बनाते हैं ना, एक फ्लाइट यहां चल रही है, एक उसके पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, अगल बगल में सारा परमाणु से लेस, कि अब फोड़, कहां फोड़ेगा, तेरे ऊपर फोड़ेगा, तेरे पे जाके गिरेगा। 2 या 3 प्लेन उड़े जरूर उनके पीछे, ग्लोबल टाइम्स में ऐसा आया समाचार, लेकिन उसके आगे कोई न्यूज नहीं आई। कहां उतरे, चुपचाप उतर गए। उनको पता है तेरा काका आ गया, और वो आके चुपचाप चली गई, उस पर सिंगल कमेंट भी नहीं किया। और कोई गरीब या कमजोर देश होता तो मार गिराता नहीं हवा में, हवा का हवा में मार देता उसको। तो ये इसलिए कहते हैं इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है, कोई माने उनके लिए है, नहीं माने तो नहीं माने। जैसे अमेरिका एनवायरमेंट से रिलेटेड ट्रीटी से हट गया, अभी जो वर्तमान प्रेसिडेंट है बहुत सी चीजों को नहीं मानता दुनिया की, चाहे जिस देश पे उस हिसाब से टैरिफ थोप रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट कर रहा है, वो नहीं मानता। तो ऐसे हम में भी ताकत हो तो मत मानो ना, कौन कह रहा मानो, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारे पूर्वजों ने प्रावधान किया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया है कि कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक कोई कार्य उनके किए जाएंगे तो इंटरनेशनल लॉ के तहत किए जाएंगे। हमने खुद हमारे लिए लिखा है ऐसा कि हम अपनी मर्जी से नहीं करें। थोड़ा इस बात को ध्यान में रखें, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारी प्रतिष्ठा, हमारी ख्याति होती है। जैसे अभी पुतिन आया है रशिया से भारत, पुतिन इस समय बहुत कम देशों में जा रहे हैं, रशियन राष्ट्रपति, क्यों, युद्ध हो रखा है इसलिए उनको पूरा खतरा है कि कोई भी मुझे उड़ा सकता है। तो ये इंटरनेशनल लॉ में एक इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करना पड़ता है। तो 260, इसके बाद में 261 पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयां, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें, पब्लिक एक्ट चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, इधर नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का हो, वो पब्लिक एक्ट ही माना जाएगा। दूसरा टर्म्स इसमें दिया गया है रिकॉर्ड्स और जुडिशियल रिकॉर्ड्स। कोई भी अभिलेख या न्यायिक, न्यायालय ने, यहां के न्यायालय ने समन जारी किया या नागालैंड या त्रिपुरा ने किया तो पूरे देश भर में वैसे ही लागू होगा, जैसे अपने स्टेट में लागू होता है ऐसे ही पूरे देश भर में। और इवन अब तो हमने बाइलेटरल ट्रीटी कर रखी है जिसको रेसिप्रोकल अरेंजमेंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी में कहते हैं। तो विदेशों में भी वैसे ही लागू होता है जैसे हमारी सरकार ने उस देश की सरकार के साथ में कोई ट्रीटी कर रखी हो। देखिए इसको 261 क्लोज 1, फुल फेथ and credit shall be given throughout the territory of India to public act, record and judicial proceedings of the union and of every state। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। यानी देश भर में इनको माना जाएगा, ये ध्यान रखना, देश भर में माना। ये नहीं कि आपके स्टेट का ऑर्डर हम हमारे स्टेट में नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, संविधान में दिया हुआ है, माना जाएगा, मान सकेगा नहीं है, माना जाएगा, बच नहीं सकता वो। क्लोज 2, द मैनर इन विच एंड द कंडीशंस अंडर विच द एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स रेफर्ड टू इन क्लोज 1 shall be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by parliament। खंड 1 में निर्दिष्ट कार्यों, अभिलेखों और कार्रवाइयों को साबित करने की रीति और शर्तें तथा
उनके प्रभाव का अवधारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा। यानी जो भी कार्य करने हैं, जो भी अभिलेख रिकॉर्ड्स हैं, वो कैसे होंगे? एज पर पार्लियामेंट लॉ के अनुसार। अगर नहीं होगा तो फिर एक स्टेट में कोई भी व्यक्ति क्राइम करके दूसरे स्टेट में चले जाएगा, वो वहां का समन वारंट, अरेस्ट वारंट मानेगा ही नहीं, तो फिर तो देश भर में अपराध रुकेगा ही नहीं। अब तो हमने इंटरनेशनली ट्रीटी की है कि कोई हमारे यहां से अपराध करके भाग जाता है विदेश में, तो उसको भी यहां पर लाया जाए। अब उसमें इतना लॉ स्ट्रांग नहीं है, उसमें आने में टाइम लग रहा है, इसीलिए आज इस फायदा इसका विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसे, ये जो सुमित गोदारा, गोल्डी बराड़, ये इस तरह के लोग इसी चीजों का, इन्हीं का फायदा उठाते हैं इंटरनेशनल लॉ में। बट नेशनल में, देश भर में जहां भी है वहां से पकड़ के लाया जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि अरेस्ट करने के लिए कहां तक पीछा करेंगे? जहां तक भारत राज्य क्षेत्र है वहां तक, ना कि सिर्फ उस थाना क्षेत्र, उस जिला, उस स्टेट नहीं, पूरे देश भर में जहां पर भी। ठीक है। क्लोज 3 में प्रोविजन किया गया, फाइनल जजमेंट और ऑर्डर डिलीवर्ड और बेस्ड बाय सिविल कोर्ट्स इन पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी capable of execution anywhere within that territory according to law। संघ के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों के द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों और आदेशों का उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा। यानी इस तरह के जो भी ऑर्डर हमारे सिविल हो, भले क्रिमिनल कोर्ट्स हो, इनके द्वारा दिए जाएंगे, देश भर के सारे कोर्ट्स को इन ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि साहब ये तो आपके स्टेट ने दिया, आप मानो, हम नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो लोग अपराध करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, दूसरे में अपराध करेंगे, तीसरे में चले जाएंगे, उसमें अपराध करेंगे, चौथे में चले जाएंगे। तो इसलिए ये 261 है, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयां। इसके बाद में 262 है, इस 261 के बाद में 262 है, ये वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। 262 में प्रोविजन किया गया है जल संबंधी विवाद, ये अलग से भी पूछा जाता है। जल संबंधी विवाद कौन से विवाद हैं जो हमारे देश में मुख्य जल संबंधी विवाद हैं? वो ये हैं, इनको ध्यान से देख लो। ये आर्टिकल 262 में प्रोविजन किया, ये रहा 262। यहां पे कावेरी रिवर को लेकर के केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, नर्मदा रिवर को लेकर राजस्थान, एमपी, गुजरात, चंबल रिवर को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये ऐसे जल विवाद, हर स्टेट चाहता है मैं ज्यादा क्यूसेक वाटर अपने लिए रोक लूं, दूसरे को कम भेजूं। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि हम भारत से बहकर के पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोक देंगे। रोक दिया क्या? इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमने डैम ही नहीं बनाए जिनको रोक के इधर डाइवर्ट कर दो। वो चेनाब, वो झेलम, इतना तेज प्रवाह है पानी का, इधर डाइवर्ट करोगे जाएगा कहां? बाढ़ आ जाएगी अपने यहां। इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से अब उनको धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं कि भैया आने वाले समय में, एक बार के लिए फोटो खिंचाने के लिए रोक दिया, बाद में छोड़ना पड़ा, क्योंकि पानी तो ग्लेशियर पिघलने से आ रहे हैं। कितने दिन रोक के रख लोगे? कोई 1-2 लीटर पानी थोड़ी है, कुछ हजार गैलन थोड़ी है, यहां तो अथाह जल का प्रवाह है। तो ऐसे में इंटरनेशनल लॉ कहता नहीं रोका जाए, तो फिर स्टेट में कैसे रोकेंगे? हर स्टेट चाहता है मेरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी दो। आज झगड़ा किसका है? पानी का ही तो है। ये हमारे लिए जमीन तो हम सबके पास में है, हम क्यों यहाँ शहरों में आके धुआं पी रहे हैं? क्योंकि हमारी जमीन में पानी नहीं है, और जो पानी है वो खेती के लायक नहीं है। इसलिए ऐसा पानी जो अच्छा हो, जिससे खेती हो सकती हो। तो फिर इसीलिए केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ये भी चाहते हैं कि हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा पानी हम हमारे स्टेट के लिए ले लें। ऐसे यहां पर भी, चाहे वो कावेरी हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे चंबल हो, चाहे इंदिरा गांधी कैनाल हो, या और भी ऐसी बहुत सारी देश भर में नदियां, ये मैंने कुछ के फॉर एग्जांपल लिखे। ऐसे विवाद से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 262, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्लोज 1, इसके लिए कौन लॉ बनाएगा? संसद बनाएगी। एक राज्य का विधानमंडल बना देगा, दूसरा राज्य नहीं मानेगा, इसलिए पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाएगा। Clause 1, Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of or in any interstate river or river valley। संसद विधि द्वारा किसी
अंतरराज्यीय, देखो अंतरराष्ट्रीय नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा, अंतरराज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में नदी या नदी दून के या उनमें से जल के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद पर परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। आप देखना यहां पर कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर के एक पूरा ट्रिब्यूनल कंप्लीट बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस पे सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट आए। ऐसा कहते हैं साउथ के इन 3 स्टेट की गवर्नमेंट को अगर कोई हिला सकता है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु को, तो कावेरी का पानी हिलाता है या रजनीकांत हिलाता है, ऐसा एक जोक चलता है साउथ में। वो तीनों को इफेक्ट करती है कावेरी रिवर। पानी कम दिया तो इधर के किसान उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, हमारी सरकार, उस राज्य की सरकार ने इनके साथ जस्टिस नहीं किया तो उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये वहां की जीवन रेखा, जीवन का आधार है। ऐसे ही गंगा नदी का पानी है जिन जिन राज्यों में से होकर के जाता है, या और नदियों का पानी, ब्रह्मपुत्र, इन सब का पानी जिधर से होकर के जाता है, उनमें इस तरह का विवाद ना हो, इसके लिए आर्टिकल 262 का क्लोज 1 हमने देखा। क्लोज 2, notwithstanding anything in this constitution, parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause 1। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगी। कैसे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल बना दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो ट्रिब्यूनल उस मामले को डिसाइड करेगा। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर के अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, तो वहां ट्रिब्यूनल में जाएं, पहले कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। उससे जब तक ट्रिब्यूनल नहीं बना था तो कोर्ट ने भी कई सारे जजमेंट इससे रिलेटेड दिए हुए हैं। तो ये है हमारा आर्टिकल 262 वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ऐसे ही 263 इस पार्ट 11 का सेकंड चैप्टर जो आर्टिकल 256 से 263 है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसके बारे में हम डिस्कस करें। 263 में एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, ट्रक, इतने सारे ट्रक हाईवे पे चलते हुए दिखते हैं, क्या लेके जा रहे हैं, किसी राज्य में से कोई सामान बना दूसरे राज्य में जा रहा है, दूसरे में कुछ है वो किसी तीसरे राज्य में जा रहा है, ऐसा दिन भर जो ये ट्रांसपोर्टेशन चलता है। यात्री एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर जा रहे हैं, बसों से भी जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं। अभी इंडिगो वाला क्राइसिस हुआ ही था, अभी मैं बता रहा था कि फ्लाइटें रोक दी गई, उड़ान नहीं भर रहे हैं इंडिगो वालों का, कोई एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी चली, एक विवाद, एक र्यूमर ऐसा चला, अब वो ठीक हो गया। ऐसा इन स्टेट के बीच में ऐसा विवाद ना हो, जैसा इंडिगो वाले तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इशू था, तो एक स्टेट में जाएगा तो इधर असम और नॉर्थ ईस्ट में जाने वालों को बिहार में पहले तंग करते थे, तो बाद में इसको रोका गया। अभी कुछ लोगों को बंबई में, इधर महाराष्ट्र में लोगों ने थप्पड़े मारी और कहा कि जो बिहारी वाला है, बिहारी है या यूपी वाला है, इसको हम पीटेंगे, ऐसा कह के, जो मराठी नहीं बोलेगा उसको पीटेंगे, चाहे वो राजस्थान का ही क्यों ना हो। ऐसा करके देश नहीं चल सकता। हमारे देश में सब जगह का व्यक्ति सब जगह काम कर रहा है। अपना मारवाड़ी तो पूरी दुनिया में है, ऐसा पूरी देश, हर राज्य का व्यक्ति पूरी दुनिया में है इस समय। और अब तो ये कह दो कि हर जगह का व्यक्ति दुनिया के हर देश में है, राज्य की बात तो छोड़िए। तो ऐसे में विवाद नहीं होना चाहिए, विवाद का हल निकले। अगर कोई विवाद हो गया तो उसके लिए एक काउंसिल बनेगी, इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन काउंसिल, अंतरराज्यीय विवाद निस्तारण परिषद बनेगी। वो ऐसा कोई विवाद इन राज्यों के बीच में हुआ है तो उस विवाद का निपटारा ऐसी काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। ऐसा हमारा आर्टिकल 263 में प्रोविजन किया गया है। देखिए आर्टिकल 263, इसके ऊपर हेडिंग है कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। देखो समन्वय होगा प्रेम भाव से, सद्भावना से तो हम यहां बैठ सकते हैं, लड़ाई झगड़े में हम बैठ के पढ़ सकते हैं क्या? वो उससे चिढ़ रहा, वो उससे चिढ़ रहा, वो आंख देखा ही नहीं सुहाता, कुत्ते बिल्ली वाला खेल हो रहा है, सांप नेवले वाला खेल हो रहा है, तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही राज्यों में भी शांति से, ऐसे नहीं आमची मुंबई आमची महाराष्ट्र, अरे तुम्हारी मुंबई तुम्हारा महाराष्ट्र है तो बाकी के लोग आकर के, तुम्हारे लोग फिर महाराष्ट्र के दुनिया से बुला लो और महाराष्ट्र में रख लो। तुम राज ठाकरे हो, तुम शिवसेना वाले हो, नहीं रख सकते, संभव ही नहीं है।
तो फिर दूसरों को कैसे थप्पड़ मार सकते हो, ये कह सकते हो वीडियो मत बनाना थप्पड़ मारना, दूसरे तुम्हारे वालों के थप्पड़ मारेंगे तो तुम कहां जाओगे? क्योंकि ऐसे लोग गरीबों को पिटवा देते हैं, गरीबों को मरवा देते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए इन पे कोर्ट को सख्त होकर के कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान किया गया, आपस में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। देखिएगा 263 में, प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, if at any time it appears to the president that the public interest would be served by establishment of council charged with the duty of a inquiring into the advising upon dispute। ये जैसे महाराष्ट्र वाला ऐसा विषय होता है तो तुरंत राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए। ये राष्ट्रपति को पावर है कि इंटर स्टेट काउंसिल तुरंत गठित करे और इसका हल करवाए तुरंत। कोरोना में ऐसा बहुत हुआ, कहीं के व्यक्ति कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा बाकी भी कभी कभी ऐसे मानसिकता के लोग कहीं तमिलनाडु में हिंदी विरोधी विवाद खड़ा कर देते हैं, कहीं किसी दूसरे राज्य के विरोधी विवाद खड़ा कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा विवादों को टालने के लिए प्रावधान 263 में प्रोविजन किया गया, अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी जिससे राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए हों, उनकी जांच करने और उनको सलाह देने के लिए। एक बार महाराष्ट्र में हुआ कि हम बिहारियों को छठ पूजा नहीं करने देंगे। क्यों भाई? कि समुद्र में खड़े होकर वो छठ पूजा करते हैं, जल में खड़े होते हैं वो, और जल में खड़े होकर छठ पूजा करते हैं, नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने दोगे? ऐसे विवाद कहीं पे भी हो, चाहे वो मारवाड़ियों से संबंधित हो, मारवाड़ियों पे बहुत अत्याचार हुए हमारे व्यापारियों पे असम में, और यहाँ पे तो उल्फा नाम का एक पूरा आतंकवादी संगठन था जो ढूंढ ढूंढ के मारता था। अच्छा तो राजस्थानी, तो मारवाड़ी, अपने को राजस्थान के लोगों को राजस्थान से बाहर मारवाड़ी कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ी सेठ पहले व्यापार करने के, राजस्थान का जो भी सेठ पहले, राजस्थान मीन्स कोई, राजस्थान स्टेट तो 1956 में जाकर के बना, जो आज हम वृहद राजस्थान जिसको देखते हैं। उससे पहले तो अलग अलग रियासतें थी, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, ये महाराणा मेवाड़, महाराणा मारवाड़। तो मारवाड़ से व्यक्ति शुरू में ज्यादा गया। हमारे इधर शेखावाटी से तो सारे सेठ बाहर ही हैं, कोई कलकत्ता है, कोई मुंबई है, कोई मद्रास है, कोई असम है, सब जगह देश भर में। तो ऐसे उन लोगों को पकड़ पकड़ के उल्फा वालों ने मारना चालू कर दिया है, और कोई आतंकवादी संगठन उनको मारे, ऐसा विवाद हो तो उसका हल राष्ट्रपति करे। तो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए हों, उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने का। जैसे पंजाब में जब आतंकवाद पनपा तो हर कोई व्यक्ति, हर सिख को ऐसा आतंकवादी सा समझने लगे। अरे भाई अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, आप ऐसे कैसे देख रहे हो? जो दुष्ट है उनका दमन करो, सज्जन को परेशान मत करिए, तो सज्जन शक्ति परेशान ना हो। इसके लिए जो दुष्ट और बदमाश हैं, दुर्जन हैं, वो तो हर समय थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। उन पे उनके लक्षणों के अनुसार कार्रवाई की जाए, उनके काम को दंड, अपराधों को दंड दिया जाए, ना कि स्टेट को फला जगह का आदमी ऐसा ही है, उस भाषा को बोलने वाला ऐसा। इस तरह के विवाद राज्यों के बीच में नहीं होने चाहिए, और होते हैं तो राष्ट्रपति जी को एक परिषद का गठन करना चाहिए लोकहित में, ताकि राज्यों के बीच विवाद ना हो। वो परिषद कार्य क्या करेगी? ABC में बता रखा, ये कार्य करेगी। ऐसे विवाद उत्पन्न हो गए, उनकी जांच करे, उस पर अपना ओपिनियन दे। जैसे अभी मणिपुर स्टेट में विवाद खड़ा हुआ, कुकी, नागा और मैती का आपस में लड़ रहे हैं भयंकर तरीके से, गांव के गांव खाली हो गए, एरिया के एरिया खाली हो गए। तो ऐसे में ये तो एक स्टेट का विद इन स्टेट है, दो या दो से ज्यादा स्टेट में हो तो यहाँ राष्ट्रपति जी इन पे एक परिषद बनाए ताकि ऐसे विवाद का हल निकाला जा सके। बी 263 का क्लोज बी है, इन्वेस्टिगेटिंग और डिस्कसिंग सब्जेक्ट इन with some or all of the states or the union and one or more of the states have a common interest। कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण, उन पर विचार विमर्श करने ऐसी काउंसिल होगी। वो राज्यों के आपस के हितों पे विचार करेगी, उनके लिए कि भाई आपका ये इंटरेस्ट है। आज हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सेव हम देश भर में भेजते हैं, बेचते हैं और खाते हैं, उपभोग करते हैं। यूपी इधर लखनऊ, कानपुर, इधर हुआ एप्पल पूरे देश भर में काम में लेते हैं। अखरोट
ये काजू बादाम ये ठंडी जगह पे होता है, वो अफगानिस्तान भी है, वो कश्मीर भी है, वो पाकिस्तान की तरफ का कश्मीर भी है, यहाँ पे होता है। काली मिर्च लौंग ये इधर केरला कर्नाटका इधर ज्यादा होती हैं। कॉफी हम पीते हैं, ये कर्नाटका में कॉफी के बागान है। चाय असम दार्जिलिंग यहाँ पे चाय, यानी देश में कोई चीज कहीं पे होती है। बनारसी सिल्क, मैसूर की साड़ियां, बनारस की साड़ियां, जयपुर की वो चादरें, ऐसे इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। बीकानेरी नमकीन भुजिया ये सब जगह नहीं होते। रामपुरी चाकू, हाँ, और ये भदोई की कालीन, ऐसे अलग अलग जगह की, कानपुर की लेदर का जो वर्क है वो, ऐसे बहुत सारी जगह की बहुत सारी चीजें बड़ी पॉपुलर हैं। तो एक दूसरी जगह से एक, और ये मुल्तानी मिट्टी जो मुल्तान से आती है, अकेला मुल्तान ही ऐसी जगह है जहां पे मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी जो चेहरे पे आजकल आप फेस पैक करते हैं ना, अपना बांध रहे जिसको मुंडो कर लो, वो मुल्तानी मिट्टी। तो ऐसा वो मुल्तान में होती है। सेंधा नमक सिंध में ही होता और कहीं नहीं होता, पहाड़ है वहां पे नमक के। तो वो दूसरी जो पूरी दुनिया में जाएगा, वो जहां चाहिए, जिसको ब्लैक सॉल्ट कहते हैं वो अलग है। सेंधा नमक को ही ब्लैक सॉल्ट कहते हैं कि अलग है? सेंधा नमक को ब्लैक सॉल्ट थोड़ी कहते, ब्लैक सॉल्ट अलग होता है ना। उस सेंधे नमक से फिर ब्लैक सॉल्ट बनाया जाता है, काला नमक अलग है। फास्ट में काम आता है वो सेंधा नमक है, ब्लैक सॉल्ट है, उसको सेंधे नमक को ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। यार मेरे को लगा काला नमक अलग होता है। अरे नहीं, काला नमक फ्रूट्स पे अपन डाल के खाते हैं, वो है काला नमक। सेंधे नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्च कर लो ना। अरे सेंधे नमक को रॉक सॉल्ट कहते हैं भाई, समझो, और काला नमक अलग होता है, समझो भाई समझो। चलो ठीक है, तो ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह से आती है। अब अपने राजस्थान के, अरे लाला, सेंधे नमक को रॉक सॉल्ट कहते हैं और काले नमक को ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है ठीक है, अब आप देखते रहो आराम से। जैसे अपने राजस्थान के जयपुर के पास में, इधर फुलेरा से आगे जाएंगे सांबर, यहां जयपुर से जोधपुर आप ट्रेन में जाओगे, दोनों तरफ क्या है, नमक बनाने के खेत हैं। तो ये नमक यही बनता है देश में। तो बस मैंने कह दिया ना बालक, ठीक है। चलो अच्छा ना, ऐसे कोई चीज जो हम यहां डिस्कस कर लेते हैं उसको भूलेंगे नहीं। तो नमक क्या नमक है, तो देश का स्वाद तो हम यहां राजस्थान से तय कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं हम ही श्रेष्ठ हो गए, बाकी में तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई सब्जी में से नमक हटा देंगे तो टेस्ट बचेगा क्या, टेस्टलेस हो जाएगी। तो ये अपने सांभर में बन रहा है, लेकिन सांभर में सेंधा नमक तो नहीं बन रहा। सेंधा नमक से फिर एक प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस, उससे ब्लैक सॉल्ट बनता है, जो काला नमक जिसको कहते हैं, जो फ्रूट्स पे डाल के और हम लोग ऐसे खाते हैं। वो व्रत में काम नहीं आता। व्रत में हमेशा सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट ही काम आता है। क्यों आता है पता नहीं है, वो तो जो जानते हैं उनको मालूम है। अपने को तो कह दिया भाई ये व्रत में काम आएगा वो खा जाओ, कह दिया ये नहीं काम आएगा वो मत खाओ, बस इतना ध्यान रखना है। तो अपने ऐसे सब जगह अलग अलग, हमारे सांभर में नमक है, बाकी जगह कोई और चीज है, कहीं लकड़ी का काम अच्छा है, कहीं और कोई काम अच्छा है। तो इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह जो व्यापार होता है उसमें कोई विवाद ना हो, ऐसी एक परिषद बनाई जाएगी जो सौहार्द का कार्य करेगी। सी है 263 का क्लोज सी, मेकिंग रिकमेंडेशंस अपॉन सच सब्जेक्ट एंड इन particular recommendations for the better coordination of policy and action with respect to that subject. It shall be lawful for the president by order to establish such a council and to define the nature of the duties to be performed by it and its organization and procedure. Article 263, प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू एन इंटर-स्टेट काउंसिल, और इसमें क्लोज 1 में बताया ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाएगा तो जांच और सलाह के लिए इंटर-स्टेट काउंसिल बनाएंगे। इंटर-स्टेट काउंसिल एक राज्य से दूसरे राज्यों का आपस का हित है, इस पे विचार विमर्श करेगी। और सी में प्रोविजन किया गया है, ग में 263 के सी में, ऐसे किसी विषय की सिफारिश करने, विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाइयों के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के कर्तव्यों का भार सौंपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश के द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करें और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों
की प्रकृति को और उसके संगठन और प्रक्रिया का परिनिश्चित करे। कौन करे? राष्ट्रपति करे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई विवाद हुआ है तो उसका हल करने के लिए राष्ट्रपति को ऐसे एक अंतरराज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करना चाहिए। तो आज के डिस्कशन में हमने इस पार्ट 11 का, कल हमने लास्ट के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था इसका चैप्टर 1 245 से 255 लेजिस्लेटिव रिलेशन। आज हमने चैप्टर 2 में आर्टिकल 256 से 263 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन फ्रॉम आर्टिकल 256 टू 263 में डिस्कस किया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि इस तरह के और लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, सूचनात्मक, आपको इस तरह के वीडियोस उपलब्ध होते रहेंगे। नमस्कार।